हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। ये जो हमारा चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, जहाँ पे कल हमने एक नए सब्जेक्ट राज व्यवस्था पॉलिटी की शुरुआत की थी, जिसमें कल हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में बातचीत हमने की थी। यहाँ तक में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल का पद कैसे है, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसे 1858 में लाके बढ़ा दिया जाता है, 10 सदस्य कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1773 में। तो सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है आज वर्तमान में हमारी कार्यपालिका केंद्र सरकार में जो है उस, और राज्य सरकार में भी। जैसे कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, तो वैसे ही वहाँ गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, तो उसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए भी कार्यकारी परिषद बनाया जाता है। 1858 तक की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज जो हम देखेंगे, 1853 तक की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके थे। आज हम भारत शासन अधिनियम 1858 से अपनी बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 1857 में भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति होती है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध क्रांति, जिससे कि ब्रिटिश सरकार की नींव तक भारत में हिल जाती है उस समय। उसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत में ये ऐलान किया जाता है कि अब ब्रिटिश सरकार भारत में अपना क्षेत्र विस्तार नहीं करेगी, कोई भी नया क्षेत्र कब्जा नहीं करेगी। और 1857 की क्रांति का जो मेन रीज़न रहता है वो भी डलहौजी के दिमाग की उपज, विलय की नीति रहती है, हड़प की नीति रहती है। देशी रियासतों को अंग्रेजों का जो क्षेत्र रहता है उसमें विलय किया जाता है, हड़प लिया जाता है। दत्तक पुत्र गोद न लेने का, अगर किसी राजा को अपना पुत्र ना हो तो उसका कोई वो पुत्र लेके, गोद पुत्र लेके उसका पुत्र नहीं बन सकता जो राजा बने, उस क्षेत्र को भी हड़प लिया जाता है। इस तरह से लोगों में आक्रोश और क्रोध, असंतोष उत्पन्न होती है। उसी के परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति होती है, मेरठ से जो शुरू होती है। और भी बहुत सारे रीजन थे, बाकी जो इसका तत्काल जो रीजन रहता है वो आपने सुना होगा कि चर्बी युक्त बम, यानी बम दी जाती है रेजिडेंट में आर्मी को फोड़ने के लिए, ये भी एक रीजन रहता है उस टाइम। बाकी जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे क्या क्या कारण थे 1857 की क्रांति के। बाकी एक दो मेन रीजन, एक तत्काल कारण इसका चर्बी युक्त कारतूस का होना और डलहौजी की हड़प नीति, जिसके कारण 1857 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति होती है पूरे भारत के अंदर। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ये वादा करती है कि अंग्रेजी सरकार अपना क्षेत्र विस्तार भारत में नहीं फैलाएगी, जहाँ तक वो कब्जा करती वहीं तक अब इसको रोक दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से अब समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश हुकूमत अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था। बात करने जा रहे हैं भारत शासन एक्ट या अधिनियम, हिंदी इंग्लिश में एक्ट बोला जाता है अधिनियम को, 1858 के बारे में। 1857 की क्रांति जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा ऐलान किया जाता है कि हम अब अपने क्षेत्र को भारत में और विस्तारित नहीं करेंगे। और राजा महाराजा जो आते हैं जिनको क्षेत्र अब हड़प लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, उनको महारानी विक्टोरिया द्वारा अपने समान दर्जा देने के लिए अंग्रेज जो भी अधिकारी रहते हैं उनसे कहा जाता है कि जैसे महारानी है, महाराज इंग्लैंड के, वैसे ये भी है। ठीक है, तो ओवरऑल बात की जाती है चने की झाड़ पे चढ़ाने की।
राजाओं महाराजाओं को बड़े बड़े बोल वचन किए जाते हैं। इस एक्ट से भले ही किसी को लाभ ना हुआ, बट उस टाइम जो देसी रियासतें थी उनको जरूर इससे लाभ होता है। क्यों? क्योंकि अब अंग्रेजी सरकार जो थी अपने क्षेत्र को विस्तार देना आगे बंद कर देती है, यहाँ से विलय और हड़प की नीति छोड़ देती है। क्यों? ताकि वैसा 1857 की क्रांति फिर से ना पनपे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो थी अपनी नींवें भारत के अंदर गड़ा रही थी। और मैंने आपको बताया कि भारत उस समय में बहुत ही एक सोने की चिड़िया और बहुत ही रिच हुआ करती थी। ठीक है, लूट खसोट का इरादा था इनका। तो आइए देखते हैं भारत शासन एक्ट 1858। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है 1600 में, उसको अब समाप्त कर दिया जाता है। उसका कोई रोल यहाँ से नहीं है। अब सीधे कंट्रोल महारानी विक्टोरिया अपने पास में ले लेती है। और गवर्नर जनरल का जो पद नाम है उसे बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय। केनिंग, आपको नाम ध्यान रखना है, केनिंग जो है वो भारत का फर्स्ट वायसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया और फर्स्ट वायसराय केनिंग था। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया जाता है। ये दोनों बनाए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो जाती है, तो इसे भी अब समाप्त कर दिया जाता है। और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का पद बनाया जाता है। ठीक है, जिसे भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां दी जाती है, यानी प्रशासन के मामले में उसे संपूर्ण शक्तियां दी जाती है। अभी पिछले एक 1853 में मैंने आपको बताया था कि शक्ति पृथक्करण यहाँ होता है। विधायिका और कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो विधायी कार्य जो दिया जाता है वो वायसराय को दिया जाता है और प्रशासन का भार भारत के राज्य सचिव को दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में प्रशासन का कार्य हमारे कार्यपालिका के अंडर में है और विधायिका का कार्य जो है वो संसद विधायिका व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रशासन के लिए एक नया पद भारत का राज्य सचिव को बनाया जाता है, जिसे भारत में प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां दी जाती है और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और ये जो होता है भारत का राज्य सचिव जो होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद का एमपी होता है। ठीक है, ब्रिटिश संसद का एमपी होता है जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाब दे कोई भी कार्यवाही के लिए। 1858 के एक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था बस, ताकि इन फ्यूचर 1857 की जैसी घटना ब्रिटिश सरकार को देखने को न मिले। इसलिए ऐसे बड़े बड़े बोल राजा महाराजाओं को दिए जाते हैं, उनको चढ़ाया जाता है कि आप भी हमारे समान, उनके अधिकारियों के सामने उनको बोला जाता है कि भाई रिस्पेक्ट दो। जैसे इंग्लैंड के राजा हैं, इंग्लैंड की महारानी है, वैसा ही सम्मान, वैसा ही रिस्पेक्ट इनको दिया जाना चाहिए। ठीक, तो इसको उतार लीजिए, फिर अगला एक्ट देखते हैं। अगला जो एक्ट आता है भारत परिषद एक्ट 1861। इसके तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, वायसराय की जो परिषद होती है उसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। क्यों? रीज़न इसका भी वही 1857 की क्रांति का ही रहता है। पहले 1858 में राजा महाराजाओं को ऊंचे ऊंचे बोल के चने के झाड़ पे चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद और दिखाने के लिए, देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपको बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए आपके साथ में हैं, इसके लिए फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में भी भारतीयों को शामिल किया जाता है वायसराय की परिषद में। लेकिन इनमें उन्हीं व्यक्तियों को वो शामिल करते हैं, खुद से शामिल करते हैं, कोई इलेक्शन के थ्रू शामिल नहीं किया जाता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। डायरेक्ट वायसराय के द्वारा यहाँ पे नामांकित किया जाता है उनको कि हम इसको लेंगे, इसको लेंगे। वही उन्हीं को लेते हैं जो अंग्रेजी सरकार के वफादार हो। ठीक है, जनता डायरेक्ट वोट, जैसे आज हम वोट करके एमएलए हो या एमपी हो उसका हमें वोटिंग राइट्स दिया गया,
वोट करके हम चुनते हैं, बाकी यहाँ कोई जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनवाया जाता, सीधे वायसराय के द्वारा नामांकित कर लिया जाता है उनको। ठीक, तो ये भी एक झांसा ही दिया जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाता है, वही भारतीय उन्हीं को शामिल किया जाता है जो अंग्रेजी सरकार के साथ हो। ठीक है। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां वापस दे दी जाती है। जो विधायी शक्तियां 1773 और 1833 के एक्ट में उनसे ले ली जाती थी, वापस देके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है। ठीक है, क्योंकि भारतीय क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका होता है अभी तक, अंग्रेजी सरकार जो कब्जा करती है, तो बढ़िया से शासन और शासन की नींव मजबूत करने के लिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसी घटना 1857 की तरह हमें देखने को ना मिले, विधायी शक्तियां इन्हें वापस दी जाती है, इनको भी पावर दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों पे। अब अकेला वायसराय कहाँ तक अपना कंट्रोल रखेगा, इसीलिए हर क्षेत्र को कंट्रोल और पावर दिया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन करो। ठीक है, विधायी शक्तियां वापस देके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है, ताकि अंग्रेजी सरकार की जो नींव है वो मजबूत बनी रहे भारत के अंदर। बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। उस टाइम में आप जानते हैं कि बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान भी भारत के साथ ही था। और ये पंजाब, जहां 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ विधान परिषद बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले विधान परिषद किन किन क्षेत्रों में बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। और ऐसे अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। सेम टू सेम चीज अनुच्छेद 111 के तहत हमारे संविधान में राष्ट्रपति को भी ये पावर वर्तमान में दी जाती है कि अगर सदन की कार्यवाही ना चल रही हो और इमरजेंसी में सरकार को कोई बिल या कानून लाना हो, तो राष्ट्रपति भी ऐसा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस एक्ट के थ्रू? एक्ट अनुच्छेद 111 के थ्रू राष्ट्रपति को ये पावर हमारे संविधान में भी दी गई है। ठीक है, जैसे पावर यहाँ वायसराय को मिली थी इमरजेंसी में बिना काउंसिल के संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने की, वैसा ही पावर राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 111 के तहत कि अगर सदन, लोकसभा या राज्यसभा ना चल रही हो, या दोनों में से कोई एक सदन भी ना चल रही हो, क्योंकि कानून बनने के लिए दोनों सदन से पारित होना कंपलसरी है, दोनों में से एक भी सदन ना चल रहा हो और सरकार को कोई कानून लाना हो, तो ऐसे अध्यादेश जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसकी भी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। 6 माह के बाद उसे दोनों सदन से पारित होना चाहिए, अगर ना हो तो वो फिनिश हो जाता है। अगर सरकार को फिर भी आगे बढ़ाना है तो फिर 6 महीने के बाद नया ऑर्डिनेंस, इसे ऑर्डिनेंस कहते हैं इंग्लिश में, अध्यादेश जारी कर लिया जाता है। जैसा ही कोविड के टाइम पे अध्यादेश जारी किया गया था, कोविड के समय सदन ना चलने के कारण, और जानते हैं आप मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर वगैरह को बहुत जगह मारा पीटा, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया था मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस की पावर है, सेम टू सेम पावर, सेम टू सेम जो बातें हैं वो हमारे संविधान में भी शामिल की गई है अनुच्छेद 111 में। इसको उतार लीजिए, फिर अगला एक्ट देखते हैं। अब 2 एक्ट के बारे में हम एक साथ चर्चा करेंगे। इसमें भारत परिषद एक्ट 1892, इसमें उतना कुछ है नहीं, इसीलिए मैंने 2 एक साथ ले लिया है। नीचे वाला जो कानून एक्ट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत परिषद एक्ट 1892, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इससे पहले 1861 वाले में मैंने आपको बताया कि गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया, नामांकित किया गया, वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, डायरेक्ट जो है वायसराय उनका नाम इसमें परिषद में शामिल कर देता था कि हम यहाँ से इनको, यहाँ से इनको, यहाँ से इनको चुनेंगे। ठीक है, उन्हीं को चुनेंगे जो अंग्रेजी सरकार के वफादार हो।
वोटिंग राइट देके डायरेक्ट जनता को पावर देके नहीं चुना जाता था। ठीक है, इसमें और बेहतर दिखाने के लिए देखिए हम आपके साथ में हैं, तो केंद्र के साथ साथ प्रांत में जो कहाँ पर, प्रांत में कहाँ कहाँ, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, जहाँ पे विधान परिषद बनाई गई थी 1861 में, मैंने अभी पीछे आपको बताया है, इन जगहों पर भी शामिल किया गया। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेला, बहुमत तो जो रहेगा वो अंग्रेजों का ही रहेगा। ठीक है, नाम मात्र के लिए भारतीयों को शामिल किया गया, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कि हम आपके बेहतरी के लिए कार्य करने आए हैं यहाँ। बाकी बहुमत अंग्रेजों का ही था, शासन भी अंग्रेजों का ही था। जिनको शामिल किया गया उसको बस नाम के लिए, उनको पास कोई पावर, ना बोलने की पावर, ना कुछ पूछने की पावर, कोई भी पावर उनको नहीं दी जाती थी। ठीक है, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया कार्यपालिका को। जैसा कि वर्तमान में भी है, या हमारे संसद में भी जब बजट पेश किया जाता है फरवरी के मंथ में, तो बजट पर बहस करना, उसके बाद जो भी एमपीज है कार्यपालिका से, कार्यपालिका यानी जो भी गवर्नमेंट होती है, जैसे प्रेजेंट में हमारी मोदी सरकार, उससे प्रश्न करने के लिए एमपी को अधिकृत किया गया। वही सिस्टम आज भी है कि बजट जब पेश किया जाता है तो बाकी जो सदस्य है हमारे लोकसभा के एमपी है, जो कार्यपालिका के सदस्य नहीं है, यानी जो सरकार में नहीं है वो भी सदस्य है कि सरकार में ना हो, उनको विधायिका कहेंगे, और जो सरकार में भी है और विधायिका भी है वो कार्यपालिका। तो उनसे प्रश्न किया जाता है और उनका जवाब कार्यपालिका के द्वारा दिया जाता है। वो यहाँ अगला जो एक्ट है भारत परिषद एक्ट 1919, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जहां मार्ले भारत के राज्य सचिव और मिंटो वायसराय। ठीक है, वायसराय और भारत का राज्य सचिव अभी मैं बता चुका हूं आपको। 1858 के एक्ट में ये दोनों पद बनाए गए थे, अभी पीछे हमने चर्चा की थी। इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, यहां ध्यान से देखिएगा इधर प्लीज, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के आकार को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, जहां केंद्रीय और केंद्रीय परिषद में सिर्फ 16 आदमी थे, उसको बढ़ा के इन्होंने 60 कर दिया, 16 से 60। ठीक है, यानी केंद्रीय विधान परिषद से संसद के अंदर मान लीजिए केवल अभी तक 16 मेंबर बैठते थे, अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, अभी नहीं, अभी तो 552 व्यक्ति है वहां पे। अंग्रेजों के टाइम में 16 बैठते थे, तो उसको बढ़ा के इन्होंने 60 कर दिया केंद्र के अंदर। ठीक है, केंद्र में सरकारी बहुमत, केंद्र के अंदर अंग्रेज ज्यादा रहेंगे, भारतीय कम, और इन्होंने प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत को बढ़ा दिया, लेकिन पावर जो दी गई वो केंद्र को, प्रांत को कोई पावर नहीं दी इन्होंने। ठीक है, दिखावे के लिए बढ़ाया। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या प्रांत के अंदर, स्टेट के अंदर बढ़ा दी गई, बाकी सेंटर में जो थे बहुमत में वो अंग्रेज। ठीक, दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया। चर्चा करना, अनुपूरक प्रश्न पढ़ना, यही बात की जा रही है यहाँ पे कि कार्यों को और बढ़ा दिया गया है विधान परिषद में। ये जो 2 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है आपको। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में, ठीक, वायसराय मैंने आपको बताया कि जैसे राष्ट्रपति अभी हमारे प्रेजेंट में, वैसे वायसराय का पद था, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका भी होती है जिसमें मंत्री परिषद शामिल होते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति हमारा, कार्यपालिका राष्ट्रपति, उसके लिए मंत्री परिषद, वैसे ही वायसराय की कार्यपालिका की परिषद थी। ठीक है, जहां पे 16 सदस्य थे, इसको बढ़ाया गया, बढ़ा के 60 कर दिया जाता है। इस परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया, फर्स्ट टाइम कार्यपालिका की परिषद, वायसराय की जो परिषद थी उसमें किसी भारतीय को फर्स्ट टाइम शामिल किया जाता है, और वो शामिल होने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, ऑप्शनल में दिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यपालिका की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्हें विधि सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद में भी जैसे अभी हमारे मंत्री कैबिनेट में है, वो मंत्री परिषद के मंत्री कहलाते हैं। कोई गृह मंत्री है, कोई विधि मंत्री है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई रक्षा मंत्री है, वैसे ही इन्हें विधि सदस्य के तौर पे शामिल किया गया कार्यपालिका की परिषद में।
और पृथक निर्वाचन वोटिंग राइट की शुरुआत की गई, लेकिन पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों को सिर्फ वोटिंग राइट दिया गया यहाँ पे, ठीक है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई अलग से, इसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया यहाँ पे, और मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिंदू मुसलमान ऐसा सांप्रदायिकता नहीं था। 1857 की क्रांति के नेता जिन्हें घोषित किया गया था वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उनके ही अंडर में तात्या टोपे, अलग अलग जगह पे, कानपुर में अलग अलग जगह पर अलग अलग राजाओं ने लड़ाई लड़ी। सब ने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ वो लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेज इस बात को जानते थे। अब ऐसा वापस से ये घटना रिपीट ना 1857 की, इसीलिए इन्होंने अब फूट डाला हिंदू मुसलमानों के बीच में, और सिर्फ मुस्लिमों को वोटिंग राइट्स यहाँ पे दी इन्होंने। कहाँ पे? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है। और मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू साथियों। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे इसमें 3 और एक्ट बचे हुए हैं, वो तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में हम बढ़िया डिटेल से लेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन एक्ट 1947, जिसमें देश का विभाजन हो गया था उस टाइम में, माउंटबेटन योजना के नाम से भी उसे जानते हैं। उसके बारे में, तीनों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बक्सर का युद्ध, यहाँ गलती से 1762, सॉरी वो 1762 नहीं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और वहाँ पे बहादुर शाह जफर नहीं, शाह आलम द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति के नेता थे, ठीक है। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में होता है, जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ होते हैं भारतीय नेता, और एक तरफ अंग्रेज होते हैं। तो उनमें अंग्रेज की लड़ाई होती है। वहीं से सारी खेल आपको मैंने फिर बताया। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। चर्चा हम कर चुके हैं। ये पिछले वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी, उसको वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट्स कीजिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।